तो दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छा होगा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल शादी में मैं गई तो वहाँ पे एक लड़की थी जो कि 30-32 साल की थी। उसने मुझसे पूछा कि आंटी ये मुझे ये बताइए कि मेरी शादी 3-4 महीने बाद है और मेरी उम्र क्योंकि 30 प्लस हो गई है, तो क्या मुझे बच्चा हो पाएगा? ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को बच्चा होगा या नहीं होगा? मुझे बहुत टेंशन है। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बताई कि ये जो चीज़ें हैं कि आपको बच्चा होगा, नहीं होगा, इसका कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई बीमारियाँ होती हैं जो हमें बताती हैं कि भई हम में अगर वो सारी प्रॉब्लम हैं, तो डेफ़िनेटली हमें बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी। परंतु अगर ये कोई चीज़ नहीं है, तो ये उम्मीद है कि आप बच्चा पैदा कर पाएँगे। तो मोटा-मोटा जो कारण होते हैं जिससे कि आपको माँ बनने में तकलीफ़ हो सकती है, उनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे और इन बहुत सारी चीज़ों का समाधान मौजूद है और छोटी-छोटी चीज़ें करने से भी हम उन चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी कोटा से और दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आज हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि आप निस्संतान तो नहीं हैं, आपको संतान मिलेगी, नहीं मिलेगी, इन कारणों की हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल या मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसकी जानकारी की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये अज्ञानता मिटे और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि लोगों को अगर हम टाइमली समझा सकें, परेशानियों को सॉल्व कर सकें, तो यही मेरा एम है कि हम लोग इसको टैकल कर सकें इनफर्टिलिटी को। तो दोस्तों जो बात कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा देखने में मिल रहा है, वो है एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोसिस आज से बहुत सारी औरतें कहेंगी कि पहले के टाइम में तो ये बीमारियाँ होती नहीं थी, ये अला-बला क्या है? ये ऐसा मुश्किल नाम है तो ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी ये होती है कि जब भी आपको मासिक आता है तो मासिक आने पे जो महिला या जो बच्ची होती है उसको पेट में दर्द होता है और अक्सर हमारी नानी दादी ये कहती हैं कि ये तो सबको होता है और अगर बच्चा हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली ये सही है कि बच्चा हो जाएगा तो ये सही होगा, पर ये ग्रेड 1 एंड 2 एंडोमेट्रियोसिस में ही बच्चा लग पाता है, ग्रेड 3 और 4 एंडोमेट्रियोसिस जो होता है, उसमें बच्चा अपने आप नहीं लग पाता। तो दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखने में आई है कि किसी को भी पूछो कि महीने में दर्द होता है, अक्सर लड़कियों में तो वो लड़कियाँ कहती हैं, "हाँ, मुझे तो 2 दिन दर्द होता है, 3 दिन होता है या मेरे को 1 दिन होता है।" तो दोस्तों ये आज की तारीख में भ्रांति निकालना बहुत ज़रूरी है कि ये तो सभी के होता है और ये होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो बीमारी है वो है एंडोमेट्रियोसिस की ख़ास बात ये है कि ये प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है यानी कि ये आगे बढ़ रही है, ब बीमारी एक ही जगह पे नहीं स्थिर है। ये ग्रेड 1, 2, 3, 4 और इसमें क्या होता है जब आपको मासिक आता है तो जब खून का रक्त बहता है आपकी बच्चेदानी से, तभी पेट में भी ये टिश्यू लगे होते हैं एंडोमेट्रियल टिश्यू और वो हार्मोन द्वारा संचालित होते हैं और वहाँ से भी आपको ब्लीडिंग हो रही होती है पेट में और जब ब्लीडिंग होती है तो पेट जो इसका जो लाइनिंग होती है पेट की वो इरिटेट होती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इस पे मैंने विस्तार में टॉपिक पे बात भी करी हुई है, अगर आपको लगता है कि आपको जानना है तो नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो डिटेल वीडियो एंडोमेट्रियोसिस का आप जाके देख सकते हैं। तो अब एंडोमेट्रियोसिस कोई भी अब देखें कि हाँ भाई लड़की का पेट दुखता है, 2-2 3-3 दिन तक दुखता है और अक्सर क्या करती हैं लड़कियाँ, गोली खा लेती हैं पेन किलर। तो देखिए पेन किलर गोली खाना इसका कोई हल नहीं है। हमें बीमारी को जड़ से मिटाना होता है, हमें टेम्परेरी दर्द बंद करके वो फिर अगले महीने फिर होगा, फिर उसके अगले महीने फिर होगा और बीमारी तो बढ़ ही रही है। तो इस बीमारी को हमें सुधारना है। तो मेरे यहाँ पे ये टिप आती है उन तमाम माँओं से, औरतों से गुज़ारिश है कि अगर आपके अगल-बगल कोई भी ऐसी लड़की आपको नज़र आती है जिसके हमेशा मासिक में दर्द होता है,
तो कृपया उसको किसी गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास भेजें, जहाँ पे वो ये बताएँ कि है ना ये उनके लक्षण हैं। और इसका इलाज जो है वो केवल गोलियों से हो जाता है, और इसमें अगर 6 महीने से 9 महीने का कोर्स होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, तो ये काफ़ी हद तक सही हो जाता है गोलियों से। अब ऐसी कोई महिला है जिसकी शादी हो चुकी है और उसको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। एक था कि लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, दूसरी है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। 1 साल संबंध रख के निरंतर रखने के बाद भी अगर संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, तो डेफ़िनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, और इसके इन्वेस्टिगेशन में एक सोनोग्राफ़ी होती है। इसमें कि अगर अंडे की जो अंडकोश हैं उसमें चॉकलेट सिस्ट जैसी गांठें हो जाती हैं, और वो एंडोमेट्रियोसिस की निशानी है, और एंडोमेट्रियोमास बोलते हैं, इसके लिए दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करा जाता है। और अगर उसके अलावा अगर सोनोग्राफी में आपको एडहेजन्स मिल रहे हैं, अंडकोश आपके चिपके हुए हैं बच्चेदानी के पीछे, तो ये भी एक लक्षण होता है जो आप सोनोग्राफी से डायग्नोस कर सकते हो। तो उसमें पेशेंट ने आपको अपने लक्षण बताए कि हर महीने मासिक आने पे दर्द होता है। दूसरा, एक अच्छा सोनोग्राफी जो नीचे से करा हुआ हो, या एक अच्छा सोनोग्राफी अच्छे क्वालिटी का करा हुआ हो, तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि अगर अंडकोश बच्चेदानी के पीछे आके चिपक रहा है, यानी कि उसको एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी आगे ग्रेड का है, हो सकता है ग्रेड 2 और 3 हो, तो ऐसे में दूरबीन डालना इसका सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। और दूरबीन में केवल 2 छेद होते हैं, 2 टाँके आते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, लेकिन उससे ये डायग्नोसिस पक्का हो जाता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। और दूसरा, अगर एंडोमेट्रियोसिस आपने दूरबीन नहीं भी डलवाई, तो भी एम्पिरिकली आपको है ना एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट शुरू करा जा सकता है, अगर शादी के पहले लड़कियों में। और शादी के बाद तो डेफ़िनेटली दूरबीन बहुत आराम से डाल देना चाहिए। और अगर लड़कियों में अपन दूरबीन नहीं डाल पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो दवा स्टार्ट कर सकते हैं, और 1 महीने 2 महीने की दवा खाने से ही मरीज़ को आराम आने लगता है, मतलब सिम्पटम्स में 25% आराम या 50% आराम, तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं 6 महीने का। और आज ही एक पेशेंट आई थी, वो उसका 2 महीने में पेट दर्द तो कम से कम बंद हो गया अपने आप ही, और उसको मैंने फर्दर 4 महीने का ट्रीटमेंट दिया है, जिससे कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और उसका पेट दर्द बंद हो जाए। तो दोस्तों, अगर एंडोमेट्रियोसिस हुआ तो पेट में दर्द होता है, तो अगर किसी भी लड़की को लगातार हर मासिक आने पे दर्द होता है, तो इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो ये निसंतानता का एक बड़ा कारण होता है, प्रमुख कारण होता है हिंदुस्तान में, और ये ट्रीटेबल कॉज़ है, जितनी जल्दी इलाज होगा उतनी जल्दी इसका निवारण होगा। दूसरा, हम कारण पे आएँ, तो अक्सर देखा गया है कि बच्चेदानी में गिठानें हो जाती हैं, फाइब्रॉइड्स जिसे बोलते हैं, या फिर पॉलिप्स अगर मिल रही हो, तो फाइब्रॉइड कैसे जाँचते हैं? कैसे पता चलेगा कि मुझे फाइब्रॉइड है? तो सबसे पहला लक्षण जो होता है, वो है हेवी ब्लीडिंग, उसको बहुत ज़्यादा मासिक आएगा। सपोज़ किसी को 50 से 80 एमएल खून बहना हमारा नॉर्मल होता है, 1 से 2 पैड हमारा डेली यूज़ करना नॉर्मल होता है। कोई महिला या बच्ची 4-5 पैड यूज़ कर रही है, उसको 5, 6, 7 दिन तक पीरियड आ रहा है, 8 दिन तक पीरियड आ रहा है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे फाइब्रॉइड हो सकता है। अब फाइब्रॉइड पॉलिप जो होती है, तो फाइब्रॉइड में पीरियड हेवी आया, पर अब ये कैसे पता चलेगा कि पॉलिप है? कल ही एक महिला थी जिसमें मैंने पॉलिप देखी, तो पॉलिप बच्चेदानी के अंदर से आ रही होती है, या फिर सर्वाइकल कैनाल से आ रही होती है, और ये है ना बाहर निकल रही होती है। और पॉलिप का एक स्पेसिफिक लक्षण होता है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि मासिक टू मासिक के बीच में छींटा दिखना। अक्सर महिला अगर संबंध रखेगी तो भी छींटा दिख जाएगा, अगर उसका पीरियड्स खत्म हो चुका है उसके बाद भी बीच-बीच में, तो पेशेंट की अक्सर कंप्लेंट होती है कि मुझे छींटा दिखता है बीच में, अक्सर बीच में। और फाइब्रॉइड वालों की प्रॉब्लम होती है कि उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अब फाइब्रॉइड की जो लोकेशन है, बाहर की तरफ है, बीच में है, मांस के या कैविटी में, एंडोमेट्रियल कैविटी, उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगा। अगर आपका फाइब्रॉइड कोई भी फाइब्रॉइड 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, इंट्राम्यूरल है, सबम्यूकस है, तो डेफ़िनेटली वो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी कॉज़ कर सकता है। यानी कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा फाइब्रॉइड, दूसरा इंट्राम्यूरल यानी कि जो मांसपेशी के अंदर है गर्भाशय की, और एक अंदर एंडोमेट्रियम की तरफ है।
इन दोनों में डेफ़िनेटली इनफर्टिलिटी होती है। अब ऐसी बहुत सारी महिला होती हैं जहाँ पे बड़े-बड़े फाइब्रॉइड होते हैं और एक से ज़्यादा फाइब्रॉइड होते हैं, यानी कि बहुत अनेक फाइब्रॉइड, मोर देन 1 फाइब्रॉइड मिलता है। मतलब आप ये माने कि औरतों में 25 पच 30 तक भी मैंने निकाले हैं फाइब्रॉइड्स। तो फाइब्रॉइड धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं और फाइब्रॉइड अक्सर महिला कहती हैं कि अगर फाइब्रॉइड है तो क्या मुझे कैंसर हो गया? तो देखिए ये फाइब्रॉइड नाम से पता चल रहा है फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। ये करड़ा होता है, फाइब्रस होता है, ये मैलिग्नेंट नहीं होता, इससे कोई कैंसर नहीं होता, ये बहुत सेफ होता है। और इसको निकालने के लिए बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़ती अक्सर, इसी को खाली निकाला जाता है और आपकी बच्चेदानी प्रिज़र्व रहेगी बच्चा पैदा करने के लिए। तो फाइब्रॉइड जो होते हैं वो बहुत आम होते हैं और बहुत सारी महिलाओं के बहुत सारे छोटे-छोटे भी फाइब्रॉइड होते हैं। तो ये एक अच्छी सोनोग्राफ़ी से डिटेल पता चल जाते हैं। आजकल 3D सोनोग्राफ़ी भी है, इससे भी है ना डिटेल्स पता चल जाती हैं। तो अक्सर अ, महिला के लक्षण से पता चल जाएगा, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है, बार-बार ब्लीडिंग है, तो डेफ़िनिटली फाइब्रॉइड है, तो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब अपन तीसरे कारण पे आएँ, जो कि है मासिक सही नहीं आना, इर्रेगुलर मेंसेस, ठीक है? इर्रेगुलर मेंसेस में नॉर्मली जो मेंसेस होते हैं, वो 28 दिन से 35 दिन के होते हैं, तो ये नॉर्मल साइकिल है। किसी के भी रेगुलरली मेरे 28 दिन में आ रहे हैं, तो वो रेगुलर है। अगर किसी को लगातार 35 दिन के अंदर आते हैं, तो वो बराबर हर महीने ही उसको सपोज़ 30 दिन में आते हैं, तो वो उसकी नॉर्मल है। अगर उसको 35 दिन में आते हैं, तो वो उसका नॉर्मल है। अब इर्रेगुलर जो पीरियड्स हैं, वो बहुत आम हो गए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। अब पीरियड इर्रेगुलर में 2 चीज़ें पे अपन बात करेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ पीसीओडी जो आप लोग आजकल समझते हैं मरीज़, दूसरा है पीओआई प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। तो इर्रेगुलर मेंसेस में जो महिलाएँ आती हैं, उनका 4-5 दिन से पीरियड चढ़ते-चढ़ते ये साल भर भी मिलता है, बहुत सारी महिलाओं को 6 महीने भी होता है, 4 महीने भी होता है और इसके अलग-अलग कारण होते हैं। तो पीसीओडी वाली जो महिला होगी जिसके पीरियड इर्रेगुलर होंगे, वहाँ पे कुछ लक्षण होते हैं। जैसे वज़न बहुत ज़्यादा होना, या तो वो ओवरवेट होगी या ओबीज़ होगी, तो उनका बीएमआई जो होता है वो 24 से अगर 29 तक है तो वो ओवरवेट है और अगर 30 के ऊपर है तो वो ओबीज़ है। तो पहला प्रमुख कारण जो मोटा-मोटा बच्चे अपने आप पता कर सकते हैं या महिला पता कर सकती है वो है उसका वेट बढ़ना, दूसरा उसका पीरियड इर्रेगुलर होता है, तीसरा उसके एक्ने होता है, मुहासे या जो चमड़ी है वो खुरदुरी होगी, इर्रेगुलर होगी और उसपे मुहासे होंगे। फिर उसके एक्एंथोसिस नाइग्रेंस हो सकता है, गर्दन पे काला निशान होता है। फिर उसके बाल चेहरे पे हो सकते हैं, यहाँ-यहाँ बाल हो सकते हैं। हाथों के बाल बहुत जाड़े होते हैं, घने होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, पैरों के बालों की डेंसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा वो ब्लैक थिक हेयर्स होते हैं, जो मेल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो एंड्रोजेंस के बढ़ने के, मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से होते हैं। तो ये लक्षण है, उसके बाद अगर अपन हार्मोन प्रोफाइल पे जाते हैं तो एफएसएच, एलएचडी रेंज रहता है और ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आपको पीसीओडी है कि नहीं है। अगर पीसीओडी है तो डेफ़िनेटली इनफर्टिलिटी आपको फ्यूचर में हो सकती है। उसके बाद अपन आएँ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है और ये क्या होता है पीओआई, इसमें क्या होता है कोई भी उम्र है आपकी, यंग एज है, लेकिन उसमें पेशेंट का जब अपन एएमएच करते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि हमें अंडों की गुणवत्ता और गिनती के बारे में आइडिया देता है, वो बहुत कम निकलता है और जब हम दूसरे या तीसरे दिन का अंडे गिनते हैं महिला में, तो वो भी बहुत कम आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अब कोई भी लड़की है उसमें तो आप एंट्रल काउंट नहीं करने जाएँगे, परंतु आप ब्लड टेस्ट करके एएमएच तो करा ही सकते हैं। एएमएच से हमें पता चल सकता है कि हमारा ओवेरियन रिज़र्व यानी अंडकोश में जो अंडे हैं वो बराबर मात्रा में है, नहीं है। तो एएमएच एक अ, आराम से करने वाला टेस्ट है, ईज़िली हो जाता है आपके खून से और जो दूसरा टेस्ट है, जो पीओआई का, वो आपका एंट्रल काउंट है, जो सोनोग्राफ़ी ट्रांसवैजानल सोनोग्राफ़ी करके देखा जाता है। उससे भी आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट का ओवेरियन रिज़र्व क्या है। तो अक्सर आजकल यंग जनरेशन में ये देखा गया है कि उनके अंडे कम हो रहे हैं। इवन मेरे पास मैंने अभी पिछले हफ़्ते एक बच्ची देखी थी जिसमें लड़की महिला जिसमें 24-25 साल में ही उसका मासिक बंद हो गया था
और उसको रुक-रुक के मासिक आ रहा था और 2-2 3-3 महीने रुक-रुक के आ रहा था और जब जाँच करी तो उसमें इर्रेगुलर मेंसेस के साथ इन्वेस्टिगेशन में एएमएच वेरी लो पाया गया। तो ये कुछ महिलाएँ होती हैं जहाँ पे आपको फिर जल्दी काम करना होता है। दोस्तों जैसे कि हमने बात करी पीओआई और पीसीओडी जो कि इर्रेगुलर मेंसेस के कारण है, तो इसके बाद एक प्रमुख कारण होता है थायरॉइड डेफिशिएंसी, जिसमें हाइपोथायरायडिज़्म आजकल छोटी बच्चियों से लेके सारी उम्र में देखने को मिल रहा है। तो थायराइड डिसऑर्डर सब फर्टिलिटी कॉज़ करता है और इसकी वजह से सारी की सारी ग्रंथियाँ अफ़ेक्टेड होती हैं। बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर्स इस पे डिपेंडेंट होते हैं और कहीं न कहीं इसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर अगर हाइपोथायरायडिज़्म में ये देखा गया है कि जो बच्चियाँ हैं वो मोटी हो जाती हैं, ये महिलाओं का वज़न बढ़ने लगता है। तो इसका सुधारना अत्यंत आवश्यक है। फिर एक और कारण आता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया जिसमें बच्ची को 10-12 साल की उम्र में मासिक नहीं आता और वो 15 साल 14-15 साल की हो जाती है, वहाँ पे भी मासिक नहीं आता। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी बच्चियों को मासिक 14 साल तक नहीं आता तो उसकी जाँच करवाइए। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बनावटी कारण होते हैं जिसे मुलेनियन एनोमलीज़ बोलते हैं और इसमें बच्चेदानी की बनावट में खराबी होती है जैसे कि यूनिकॉर्नियट यूट्रस हो सकता है और इम्परफोरेट हाइमन हो सकता है, इसमें बाइकॉर्नेट यूट्रस हो सकता है। तो इसमें विभिन्न कारण होते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है और टंडा सिंड्रोम ऐसे बहुत सारे विभिन्न कारण होते हैं। कई बार नॉन कैनालाइज़ेशन होता है, वेजाइना एब्सेंट होता है, तो एक अनेक-अनेक कारण हैं और जिनको सुधारा जा सकता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी एमेनोरिया की, तो अक्सर सेकेंडरी एमेनोरिया भी देखा जाता है। तो सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब होता है कि जिसका एक बार मासिक शुरू हो गया, उसका दोबारा मासिक बंद हो जाना किसी न किसी कारणवश। अब इसमें जो सबसे कॉमन कारण होता है, वो तो एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें किसी भी महिला की सफाई कर दी गई हो या सफाई के बाद अक्सर देखने में आया है कि उसका मासिक बंद हो जाता है। तो ये एक काफ़ी सारी महिलाएँ आती हैं, उनका में ये वो एक हिस्ट्री देती हैं कि ना उन्होंने सफाई कराई थी और उसके बाद से उनको महीना नहीं आ रहा। तो एशरमैन सिंड्रोम में जो बच्चेदानी है वो चिपक जाती है आपस में क्योंकि उसको खुरस ज़्यादा देते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि डीएनई करना चाहिए, डीएनसी नहीं करना चाहिए। जो क्यूरेटिंग होती है उससे एशरमैन सिंड्रोम हो जाते हैं और अगर एशरमैन सिंड्रोम है तो उनको दूरबीन द्वारा ऑपरेट करके सुधारा जा सकता है। दूसरा सेकेंडरी जो एमेनोरिया है उसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि पीसीओडी है, उसमें काफ़ी लंबे समय तक मासिक नहीं आना, उसके अलावा जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस भी एक कॉज़ होता है जिसमें अगर एंडोमेट्रियम अफ़ेक्ट होती है तो भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जाँचने के लिए विभिन्न जाँचें होती हैं जो कि करी जा सकती हैं और अक्सर है ना महिला आती है ये ट्यूबरकुलोसिस वाली महिला मैंने एक वीडियो भी डाला है उसमें महिला आई थी जिसका 2017 में बच्चा पैदा हुआ था उसके बाद से उसका महीना बंद था और सफाई भी करा चुकी थी वो और उसमें जाँच करने में पता चला कि उसके जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, उसके ट्यूब भी बंद थे और इलाज शुरू करने पे 2 महीने में ही उसका मासिक वापस शुरू हो गया और 5 महीने के इलाज से उसका ट्यूब खुल गए हैं। तो सेकेंडरी एमेनोरिया के कारण सुधारे जा सकते हैं। कारण ज़रूरी बस ये है कि आप उसका कारण ढूँढ लें, किस वजह से है। इसके बाद अगर पीसीओडी है तो उसको सुधार दीजिए, अगर ट्यूबरकुलोसिस है उसको सुधार दीजिए, अगर एशरमैन सिंड्रोम है तो उसको भी दूरबीन द्वारा सुधारा जा सकता है। इसके बाद एक प्रमुख लक्षण है जो कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लड़कियों में कहीं न कहीं ये लाइफ़स्टाइल की वजह से हो सकता है, हमारे खाने की अ, खाना खाने के तरीके पे होता है, हमारे डेली लाइफ़स्टाइल कैसे जीते हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, फ़ास्ट फूड, ये सारे विभिन्न चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी होती है और इसका भी डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप इसको देख सकते हैं। और ओबेसिटी जो है उसको आप अगर फ़ॉलो करें और उससे अगर कम होता है आपका मोटापा तो डेफ़िनेटली आपका मासिक वापस शुरू हो जाता है और वो कारण को सुधार सुधार सकते हैं। इसके बाद अगले कारण पे आएँ तो जैसे कि बहुत ज़्यादा महीना आना, उसी तरह से एक दूसरा कारण होता है जिसमें मरीज़ का वज़न कम होता है, जहाँ एक तरफ तो वज़न बढ़ता है तो भी है ना उसको एमेनोरिया होता है।
दूसरा है जहाँ पे वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं, और इसमें अक्सर लड़कियाँ ज़ीरो फिगर बनाने के लिए खाना बंद कर देती हैं, और काफ़ी लंबे समय तक ना खाने की वजह से इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और कहीं न कहीं ये इनफर्टिलिटी हो जाती है, और इसमें उनका मासिक बंद हो जाता है और उनमें बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसीज़ हो जाती हैं। तो ये काफ़ी सारा देखने में आता है, और ये बच्चियाँ जो होती हैं ये इनफर्टिलिटी से ग्रसित हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं और प्रमुख कारण, जिसमें आता है रिकरेंट इन्फेक्शन। तो अक्सर बच्चियों में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपके ट्यूब अफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ट्यूब संक्रमित होके बंद हो जाते हैं। और जैसा कि शादी की उम्र बढ़ गई है, तो ये लंबे समय तक संक्रमित रहने की वजह से परमानेंट बंद हो जाते हैं और इनको खोला नहीं जा पाता। उसके बाद आएँ तो आपका रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार-बार है ना पेशाब की थैली का इन्फेक्शन होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, और कहीं न कहीं ये कम पानी पीने की वजह से, और अलग-अलग कारण होते हैं। इसके बाद जो बहुत कॉमन है वो है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें ट्यूब अफ़ेक्ट होते हैं, और ये हम जैसे नॉर्थ में रहते हैं, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्दर्न एरियाज़ में, क्योंकि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस कॉमन है, और इसमें प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, कहीं की भी हो सकती है, फेफड़े की हो सकती है, किसी भी जगह, और ये सेकेंडरी होती है जो ब्लड द्वारा फैलती है। तो अक्सर इसमें ट्यूब बंद हो जाते हैं, जिसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकता है, और ट्यूब में पस भर जाती है, और कई बार तो ये अगर बच्चेदानी की इफ़ेक्ट होती है तो उसमें महीना आना बंद हो जाता है। इसके बाद कई बार इनफर्टिलिटी का कारण आपके हस्बैंड में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि आपको उनसे मिलते हैं, उनसे ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि सिफिलिस है, गोनोरिया हुआ, और एचआईवी, एचबीएस एंटीजन, ये विभिन्न पीआईडी, ये सारे इन्फेक्शन पति द्वारा भी ट्रांसमिट करे जा सकते हैं, और इसमें भी आपको इनफर्टिलिटी किसी न किसी कारण से हो सकता है। तो टिप क्या है इसमें? मतलब ये कैसे पता चले कि क्या करना है? तो टिप ऑफ द डे ये है कि अगर कोई भी महिला 35 वर्ष के आजू-बाजू है, और उसका निरंतर 6 महीने हो गए संबंध रखते हुए और बच्चा नहीं लगा है, तो उन्हें तुरंत किसी फर्टिलिटी क्लिनिक में जाना चाहिए, और अपनी फर्टिलिटी प्रोफाइल करा के डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, काउंसलिंग लेना चाहिए कि भई इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा, या सारी चीज़ें सही हैं, या इन्हें कुछ और करना भी है क्या? क्योंकि 30 वर्ष के बाद जो आपकी प्रजनन क्षमता होती है, वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही होती है, आपका एएमएच वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आपको समय ना खराब करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। फिर दूसरा, अगर किसी को एसोसिएटेड मेटाबॉलिक डिज़ीज़ेज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ हुई, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिज़ीज़, और इनकी वजह से भी अगर किसी को डायबिटीज़ है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, और डेफ़िनिटली उनको अगर डायबिटीज़ निकलती है तो उनके ट्यूब खराब हो सकते हैं, उनका ओवेरियन रिज़र्व कम हो सकता है, थायराइड है तो सब फर्टिलिटी हो सकती है। तो सब फर्टिलिटी एक बहुत कॉमन है, और छोटी-छोटी चीज़ों से इनको सुधारा जा सकता है। उसके अलावा आजकल स्ट्रेस देखने में बहुत ज़्यादा आया है, स्ट्रेस बच्चों में, बड़ों में, हर चीज़ का स्ट्रेस है। शादी होने का स्ट्रेस है, तो शादी नहीं होने का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है। तो डेफ़िनेटली स्ट्रेस आपकी नींद को अफ़ेक्ट करता है, और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। मैंने स्ट्रेस पे भी एक पूरा टॉपिक बनाया हुआ है, तो डेफ़िनेटली आप उसको भी देख सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को अगर सही करते हैं तो आपको इनफर्टिलिटी नहीं होगी। तो ये प्रमुख कारण है, जैसे अब एंडोमेट्रियोसिस हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गए, पॉलिप हो गई, इर्रेगुलर मेंसेस हो गए, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, ओबेसिटी, और हमने बात करी एनोरेक्सिया नर्वोसा और रिकरेंट इन्फेक्शंस की। तो ये अगर आपको हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो अगर ऐसा लगता है, लक्षण है, तो कृपया जाइए, जाँच कराइए, और इसको पक्का करिए, अगर है उसको सुधरवाइए। चीज़ें सुधारी जा सकती हैं काफ़ी हद तक, तो आपको इनफर्टिलिटी से निजात मिल सकता है, और आप भी माँ बन सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपको और आपके आजू-बाजू ये सारी परेशानियाँ ना हो, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा है। धन्यवाद।